जी पुनः अदला बदली भी शुरू हो जाती है। अगर किसी पार्टी को मन मुताबिक सीट्स नहीं मिलती तो वो फिर दूसरे गठबंधन में अपनी दावेदारी पेश कर देता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा उसका कहना है साफ तौर पर कई क्षेत्रों पर उसकी जो पकड़ है वो मजबूत है और सीधे टक्कर इन चुनावों में आरजेडी को दे सकता है। इसीलिए क्या लगता है इस मांग से एनडीए में क्या रणनीतिक स्थिति रहेगी? देखिए, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भले ही दबाव बनाने के लिए कई तरह की बातें कर ले, अब सीधे टक्कर की बात कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल जीतन राम मांझी जो हैं वो एनडीए छोड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से आपने अदला बदली की बात करी है, वो रहेंगे एनडीए में ही, क्योंकि एनडीए में उन्हें सम्मान भी पूरी तरह से दिया गया है। एमएलसी उनकी पार्टी से है, मंत्री पद भी जो है वो दिया गया है। तो अब ऐसे में उनका एनडीए छोड़ना मुझे नहीं लगता कि कारगर फैसला होगा, लेकिन वो छोड़ेंगे भी नहीं। हालांकि जब चुनाव है, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या महागठबंधन उनमें ये ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, वो वजह होगी। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जीतन राम मांझी एनडीए से किनारा करने की सोचेंगे। हालांकि वो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि प्रेशर बनाया जाए, बीजेपी पर प्रेशर बनाया जाए, जेडीयू पर प्रेशर बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि जब पिछले बार उन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो 4 सीटें उन्होंने जीती थी। इस बार भी उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा सीटें अपने पाले में करें। इसके लिए तमाम तरह की बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है और बिहार की राजनीति की खूबसूरती यही है, जब यहाँ पर चुनाव नज़दीक आते हैं तो जो सियासत है वो पूरे सवाब पर नज़र आती है और कोशिश सियासी पार्टियां लगातार यही करती रहती हैं कि जो अपना प्रभाव बिहार में है वो ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकें, और अगर ज़्यादा प्रभाव छोड़ना है तो फिर उसके लिए ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब एनडीए के अंदर के खेल को भी आपको समझना होगा। जब बात दलित वोट की आती है तो वहाँ पर चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, खुद को बड़ा चेहरा बताते हुए नजर आते हैं। और आपको हाल के दिनों की बात भी याद होगी, जिस तरह से मांझी वर्सेस चिराग लगातार देखने को मिल रहा था। आपको याद होगा चिराग पासवान भी अभी हाल ही में प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए नजर आए थे, सुशासन को लेकर के नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आए थे, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आए थे। तो ये जो सारी बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से सियासत हो रही है, भले ही अपने गठबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये इसलिए उठाए जा रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जो है चुनाव लड़ने के दौरान मिले, ज्यादा से ज्यादा सीटें बिहार में चुनाव लड़ने के लिए मिल सके। इसी वजह से जो है चुनाव आते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार समीकरण यहाँ जो है बदल जाते हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी का ये भी कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर से मांग की जा रही थी कि 40 सीटें हमें दी जाएं, लेकिन 7 के बाद अब 8 सीटों की मांग की जा रही है। जिस तरह आपने कहा कि चिराग पासवान अभी समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया था अनुसूचित जाति को लेकर, वर्गीकरण को लेकर, उसको सही ठहराया था। तो वहीं उसको लेकर भी चिराग पासवान पर उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि समर्थन नहीं बल्कि विरोध करते हुए चिराग पासवान इसका नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहा है दोनों के बीच। बिल्कुल मतभेद बिल्कुल नज़र आ रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सब जो है सियासत का ताना बाना बुनने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा बिहार में लगातार जो है चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लगातार वो रैलियाँ करते हुए नज़र आए थे। और उन रैलियों के बाद आपको याद होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी भी उन पर हमलावर नज़र आए थे। जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया था तो जीतन राम मांझी की ओर से, हम पार्टी ओर से साफ कह दिया गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, उसके अलावा कोई और प्रश्न नहीं उठता है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चिराग पासवान का नाम आगे करते हुए नजर आ रहे थे। ये कह रहे थे कि बिहार को युवा जो राजनेता है वो मुख्यमंत्री के लिए चाहिए। तो ये सब जो है प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है, दबाव की राजनीति का ही एक हिस्सा है, और उसी के इर्द गिर्द बिहार की सियासत इन दिनों घूमते हुए नजर आ रही है। अगर आप इसे बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग से पहले क्लाइमैक्स कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम जिस तरह से हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे वीआईपी को लेकर के, किस तरह से महागठबंधन का साथ पिछली बार चुनाव में छोड़ दिया था, अब दोबारा जो है उसी महागठबंधन का हिस्सा अभी है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत में कौन कौन से समीकरण नए बनेंगे, कौन सी पार्टियां किसका साथ छोड़ेंगी, इन पर नजरें अभी बिहार में जरूर बनी हुई हैं। और चिराग पासवान और मांझी के बीच में जो
जुबानी जंग की बात कर लीजिए, आप बयानबाजी के सिलसिले की बात कर लीजिए, वो तेज होता हुआ ज़रूर नजर आएगा, क्योंकि वोट बैंक दोनों पार्टियों का लगभग एक ही है और उस वोट बैंक के जो वोट हैं उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश लगातार दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है। यही बड़ी वजह है। चिराग पासवान के पास में बड़ा फैक्टर यह है कि युवा चेहरा है, तो वहां पर उन्हें हल्का सा माइलेज जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जीतन राम मांझी की हम पार्टी की अगर बात करें तो उसकी कोशिश भी लगातार यही है कि जो सीटों का फॉर्मूला है उसमें हम पीछे ना हो जाएं, इसीलिए चिराग पासवान पर ज्यादा हमलावर जो है जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार तमाम हमले किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपस में ही जो छोटे छोटे दल हैं वो जुबानी जंग उनमें छिड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी और चिराग के बीच जो अनुसूचित जाति के वर्गीकरण को लेकर बहस छिड़ी हुई है, इसका सीधा फायदा गठबंधन को हो सकता है? क्या ये महागठबंधन के लिए रणनीतिक अवसर हो सकता है? बिल्कुल, जब अपने घर में लड़ाई होती है तो उसका फ़ायदा दूसरे जो है वो उठाने की कोशिश पूरी तरह से करते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वोट जो है यहाँ पर प्रभावित इससे हो सकता है, महागठबंधन को जो है इसका फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन कितना फ़ायदा मिलेगा ये सवाल बड़ा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उसके बाद एनडीए की ओर से क्या दोनों नेताओं को जो है बयानबाजी को लेकर के किसी तरह से नसीहत दी जाती है। हालांकि इसके आसार कम ही नज़र आते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी जो पार्टी है या फिर अपनी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर लगातार नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि महागठबंधन जो ये अंदर खाने में लड़ाई चल रही है उसका कितना फ़ायदा उठाती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूँ कि सीट शेयरिंग में ज़्यादा असर डालने के लिए, अपने पाले में करने के लिए ज़्यादा सीटें, ये खेल अब शुरू हो चुका है। अभी आपको एनडीए में चिराग पासवान और मांझी के बीच में ये फाइट देखने को मिल रही है, वहीं महागठबंधन में भी ये फाइट अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान और मांझी की बात अगर एनडीए खेमे से करें तो दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो वहाँ भी वाम दलों की कोशिश लगातार ये है कि वो ज़्यादा सीटें लड़े। कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि वो यहाँ पर ज़्यादा सीटें लड़े, ताकि जो एक वक्त में उनका प्रभाव होता था वो प्रभाव दोबारा से वो स्थापित कर पाएँ। वीआईपी की बात हमने लगातार कर ली है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीट शेयरिंग के इर्द गिर्द अब सियासत शुरू हो चुकी है और इसके आसार पहले से ही नजर आ रहे थे पूनम, क्योंकि हर किसी को पता है कि जब बिहार में चुनाव की बात आती है तो हर पार्टी का फोकस रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इसीलिए जो सियासत है वो अब शुरू हो चुकी है, विरोधियों पर हमले हो रहे हैं, साथ ही साथ में अपनों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। पूनम, बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं सोहन, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिहार का वो एसआईआर है, जिसे लेकर लगातार विपक्ष का विरोध भी देखने को मिला और आपने भी वहां पहुंचकर जमीनी स्तर पर कवर किया इस चीज को कि जो एसआईआर का मुद्दा है वो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है और उसकी जो साफ तौर पर इसका फ़ायदा उठाते हुए विपक्ष नजर आएगा, क्योंकि भड़काने का काम लोगों को यहाँ किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि नागरिकता उनकी बिहार के जो लोग हैं उनकी ख़त्म हो रही है, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश करता हुआ नजर आया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर जब इसकी घोषणा हुई थी तभी से है, और केवल बिहार में ही नहीं बल्कि इसकी जो गूंज है वो दिल्ली तक सुनाई दी थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसके खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आई थी, तो यूपी में अखिलेश यादव ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसका वोट काटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, उसका जो मताधिकार का उसका अधिकार है उसे छीनने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। सत्ता पक्ष अपने तर्क देती हुई नजर आ रही है, चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं, पारदर्शिता की बात चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, और जब भी आरजेडी नेताओं से या फिर कांग्रेस नेताओं से ये सवाल पूछा जाता है तो वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो एसआईआर की प्रक्रिया को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के भी सवाल उठते हुए नजर आए। राशन कार्ड इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया है, जो जॉब कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, उसको क्यों शामिल नहीं किया गया है, या फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया कि आधार कार्ड को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर के चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट से जो है फिलहाल, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ में मैंडेट आएगा, आसार इसके कम नजर आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो
सारी शक्तियां रखता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ रहता है। और रही बात वोटर लिस्ट रिवीजन की, तो जब हम जनता के बीच में पहुंचते हैं तो जनता भी अलग अलग मतों में बंटी हुई नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है वो सही है, क्योंकि जो फर्जी वोट हैं वो कट जाने चाहिए। जो लोग मृत हो गए हैं उनका जो वोट है आखिर वो कौन डाल रहा है, उनके नाम लिस्ट से हट जाने चाहिए। या फिर जिन लोगों के एक से ज़्यादा जगहों पर वोट हैं उनके नाम भी केवल एक जगह पर वोट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जिस तरह के बातें कही जा रही हैं, कुछ लोग उनका समर्थन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों में ज़रूर ये बात नज़र आती है कि वो लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि कहीं उनका वोट तो नहीं कट जाएगा। लेकिन वक्त अभी भी है, अगर किसी का नाम कटा हुआ है तो 30 सितंबर तक की तारीख है, आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग में इसको लेकर के जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। BLO के ज़रिए आप जो है अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। या फिर ये केवल लोग नहीं कर सकते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां भी कदम उठा सकती हैं। रही बात कुछ जो गणना प्रपत्र हैं वो ना मिलने के, अभी कई ऐसे लोग हैं जिनके गणना प्रपत्र जो है वो चुनाव आयोग को इस दौरान नहीं मिले हैं, तो वहाँ पर ज़रूर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। करीब 7 लाख लोगों की संख्या इतनी है, तो जो SIR है को लेकर के बिहार में सियासत उबाल पर नजर आ रही है। बात चुनाव बहिष्कार तक की भी कही गई है, हालांकि इसके आसार जो है वो कम नजर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि माइलेज किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब हम इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी नेताओं से बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि इसका नुकसान केवल विपक्ष को नहीं होगा, सत्ता पक्ष को भी इसका नुकसान होगा। और हर विधानसभा में करीब इससे 15 से 20 हज़ार जो वोटर हैं वो प्रभावित होते हुए भी नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या रुख अपनाता है और जनता है वो इसे किस तरह से देखती है। बिल्कुल सोहन, लगातार TNP की न्यूज़ पहुंची है बिहार में और हर जगह विधानसभा सीट पर जाकर जनता से ये ज़रूर पूछ रही है कि आखिर उन्हें इस विधानसभा चुनाव में क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए या फिर सरकार नीतीश की चाहिए। और आपने भी लगातार बातें की, वहाँ के ज़मीनी मुद्दों को जाना, तो क्या लगता है सोहन कि इस बार जनता बदलाव चाहती है या फिर जनता फिर से भरोसा जताएगी नीतीश सरकार पर? किस तरह की बयार बह रही है बिहार में? देखिए पूनम, जनता बदलाव चाहती है या फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताती है, ये जो है चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अगर जब हम ज़मीन पर लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो लोग अपनी समस्याएं बताते हुए भी नज़र आते हैं। साथ ही साथ में कुछ लोग नीतीश सरकार पर भरोसा जताते हुए भी नज़र आते हैं, कुछ लोग बदलाव की बात भी करते हुए नज़र आते हैं। जब हम लोगों के बीच में पहुँचते हैं तो कई तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं, यानी कि फाइट जो है इस बार वो टाइट नज़र आ रही है। चाहे महागठबंधन की बात कर लें, चाहे NDA की बात करें, जब तक चुनाव परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं तब तक जो है ये कहना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा कि कौन यहाँ पर जीता हुआ नज़र आता है। लगातार जब हम युवाओं के बीच में जाते हैं तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अब बिहार की जो कमान है वो जो है तेजस्वी यादव के हाथ में होनी चाहिए या फिर चिराग पासवान। युवा चेहरों पर भरोसा जताते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी लगातार सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और ज़मीन पर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि BJP ने अपना कोई बड़ा नेता यहाँ पर तैयार नहीं किया है, इसकी वजह से जो है नुकसान NDA को यहाँ पर हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि जो उनके शासन करने की क्षमता है वो अब जो है कम हो गई है, पहले से वो उस सक्षम नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल सोहन, यानी कि तरह के जो निष्कर्ष हैं वो निकलकर सामने आते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में परिणाम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोहन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए बिहार के दंगल में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़।